नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुक करते हैं अभी के हेडलाइंस पर। गुजरात में इस वर्ष के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि पिछले 2 दशक में राज्य के लोगों ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया है और उनकी जाति देखे बिना उन्हें विजयी बनाया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। जानकारी के मुताबिक डेरा इस्माइल खान से बानीगाला जाते समय पूर्व इमरान खान के हेलीकॉप्टर की रावलपिंडी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। रेलवे में नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाला मामले में घिरे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने शुक्रवार को दावा किया कि बॉलीवुड में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम समुदाय से आया है और कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। टीपू सुल्तान विवाद पर एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। गुजरात में इस वर्ष के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि पिछले 2 दशक में राज्य के लोगों ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया है और उनकी जाति देखे बिना उन्हें विजयी बनाया है। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचे हैं। यहां उन्होंने महसाणा जिले के मोढेरा को देश का पहला 24 घंटे और ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव भी घोषित किया है। मोढेरा गांव में जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है और आवासीय व सरकारी इमारतों की छतों पर 1300 से ज्यादा प्रमाणियां लगाई गई है। एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशक में गुजरात के लोगों ने मेरी जाति और मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखे बिना भरपूर आशीर्वाद दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मोढेरा को सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, अब इसे और ऊर्जा से संचालित गांव के रूप में भी जाना जाएगा। मोढेरा के लिए यह एक बड़ा दिन है क्योंकि उसने सौर ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी गौरवशाली और विरासत के साथ नई तकनीक को जोड़ने के लिए मोढेरा पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि नवीनीकरण ऊर्जा से हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को वाल्मीकि जयंती व मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देते हुए एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का कदम महर्षि वाल्मीकि के विचारों ने प्रेरित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं देते हुए ट्विटर पर लिखा कि यह अवसर हमारे समाज में शांति, एकता और करुणा की भावना को आगे बढ़ाएगा। ईद मुबारक। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 2 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन भाजपा अभी से तैयारियों में जुट गई है। भाजपा ने मिशन 2024 का खाका तैयार कर लिया है और तय किया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उसे जितनी सीटों पर हार मिली थी वहां पर पीएम मोदी की मेगा रैलियों का आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछली समीक्षा बैठक में कई मंत्रियों को इन सीटों का दौरा न करने के लिए क्लास लगाई थी। इन सीटों को भाजपा अगले चुनाव में जीतना चाहती है ताकि मौजूदा सीटों पर नुकसान की भरपाई हो सके। मंत्रियों के प्रवास के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी देश भर में ऐसी सीटों का दौरा कर रहे हैं। वहीं तीसरे चरण में खुद पीएम मोदी प्रचार की कमान संभालेंगे और इन सीटों पर उनकी विशाल रैलियां कराने का फैसला किया गया है। इन 144 सीटों में सीट भी है और जिसका प्रतिनिधित्व विपक्षी दलों के पास है। इनमें उत्तर प्रदेश की रायबरेली सोनिया गांधी कांग्रेस और मैनपुरी यानी मुलायम सिंह यादव की और सीट शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बारामती जो सुप्रिया सुले राकंपा की है, पश्चिम बंगाल की यादवपुर मिमी चक्रवर्ती तृणमूल सरकार की है, तेलंगाना की महबूबनगर श्रीनिवास रेड्डी टीआरएस की है और मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा नकुलनाथ कांग्रेस की सीट शामिल है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जानकारी के मुताबिक डेरा इस्माइल खान से बानीगाला जाते समय पूर्व इमरान खान के हेलीकॉप्टर की रावलपिंडी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। पायलट ने एक गांव के पास एक इमरान के हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग की, जिसके बाद इमरान खान सड़क मार्ग से अपने आवास के लिए रवाना हो गए। हालांकि यह पहला मौका नहीं है। सितंबर में भी इमरान खान के विमान में तकनीकी खामी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान के विमान ने उड़ान भरी ही थी कि 5 मिनट बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। पायलट ने विशेष विमान को सुरक्षित नीचे उतार लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान एक रैली के लिए चकलाला से गुजरावाला जा रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने सड़क मार्ग के जरिए गुजरावाला तक यात्रा की थी और इमरान खान ने गुजरावाला में पार्टी की रैली में कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये सरकार किस तरह इस देश और अर्थव्यवस्था को नीचे ले जा रही है, लेकिन सरकार के लोग जनता को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि आप देश को इस बदला दलदल में फंसने से रोक सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के मंत्री और इमरान की पार्टी के सीनियर मिनिस्टर अबैद उल्लाह बेग को शुक्रवार को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था। समझौते के बाद आज उन्हें रिहा कर दिया गया है। बेग इस्लामाबाद से गिलगित की ओर जा रहे थे। इस दौरान उन्हें पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक तालिबान के आतंकवादियों ने उन्हें किडनैप कर लिया था। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट मिनट मिरर के अनुसार तहरीक तालिबान के आतंकियों ने अबैद के साथ 2 और लोगों का अपहरण भी किया था। इसके बाद शनिवार 8 अक्टूबर को समझौते के बाद उन्हें रिहा किया गया। पाकिस्तान के जियो टीवी के मुताबिक बेग अपने घर सही सलामत पहुंच चुके हैं। अबैद उल्लाह बेग इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ के टिकट पर गिलगित बाल्टिस्तान के हुंजा से जीते थे। अबैद के बदले में तहरीक तालिबान के कमांडर हमीद ने आतंकवादी हबीब उर रहमान समेत 6 आतंकियों की रिहाई मांगी। इसके लिए हमीद ने गिलगित बाल्टिस्तान सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके अलावा तहरीक तालिबान ने गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत में लड़कियों की खेल गतिविधियों पर रोक लगाने और इस्लामिक कानून लागू करने की भी मांग की है। गिलगित बाल्टिस्तान सरकार के पूर्व प्रवक्ता फैजुल्लाह फरहान ने बताया कि बेग की हिरासत के दौरान उन्होंने अबैद उल्लाह बेग से बात की थी और उनकी रिहाई के लिए बातचीत चल रही थी। पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर डॉन के मुताबिक हबीब उर रहमान गिलगित बाल्टिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक है। हबीब ने 2013 में पुलिस के भेष में आकर नंगा पर्वत पर 10 विदेशियों की हत्या की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तहरीक तालिबान काफी समय से अपने साथियों को रिहा करने की मांग कर रहा है। इसमें कई ऐसे हैं जिन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान में आतंकी वारदातें की है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि आतंकवादियों की मांगे पूरी की गई है या नहीं। रेलवे में नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाला मामले में घिरे आरजेडी प्रमुख लालू यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट दाखिल करने के एक दिन बाद शनिवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री व लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशान साधा। तेजस्वी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है और ऐसा नाटक 2024 से चुनाव तक चलेगा। तेजस्वी यादव ने इसे महज प्रक्रिया करार देते हुए कहा कि ऐसी चीजें तब होती है जब भाजपा हार जाती है। उन्होंने कहा, अब जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन बन गया है, भाजपा कहीं नहीं है, 2 जगह उपचुनाव है, इसलिए चार्जशीट दाखिल होनी ही थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है। बिहार की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया था, इससे कुछ भी नहीं है। अब तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होगा, ऐसे मामले होंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी दूसरे मामले में है, इस मामले में केवल सीबीआई है। अब ईडी भी आएगी, वहां जांच करेगी और चार्जशीट दाखिल करेगी। यहां तक कि बच्चे भी आपको बता देंगे कि 2024 के चुनाव तक ये नाटक जारी रहेगा। इसी एजेंडा के साथ ना आया था कि भाई चार्जशीट करें, और क्या करेंगे। जब बीजेपी हारता है, जब उसको पता है कि महागठबंधन के आगे नहीं टिकेंगे, तो इन्हीं लोगों को आगे किया जाता है। इसमें कहाँ कुछ है, कोई मतलब है क्या? मतलब कोई चिंता का विषय नहीं है। अरे भाई, हम बता न रहे
इसके बाद ईडी भी आएगी, वो भी तहकीकात करेगी, वो भी चार्जशीट करेगी। तो ये कोई मतलब है? जब तक संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग होता रहेगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व द्रमुक के दिग्गज नेता एम.के. स्टालिन को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। रविवार को पार्टी की आम परिषद की बैठक में पार्टी नेताओं ने निर्विरोध स्टालिन के नाम पर मुहर लगाई। इसके अलावा द्रमुक के आम परिषद की बैठक में पार्टी नेता दुरई मुरुगन को पार्टी महासचिव व टी.आर. बालू को कोषाध्यक्ष चुना गया है। बता दें कि 2018 में करुणानिधि के निधन के बाद स्टालिन को सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले वे पार्टी में कोषाध्यक्ष, युवा विंग के सचिव समेत कई पदों पर रह चुके थे। इससे पहले दिग्गज नेता एम.के. स्टालिन का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें, एम.के. स्टालिन, दुरई मुरुगन व टी.आर. बाबू को लगातार दूसरे कार्यालय के लिए चुना गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने शुक्रवार को दावा किया कि बॉलीवुड में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम समुदाय से आता है और कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। पवार के मुताबिक अल्पसंख्यकों और उर्दू भाषा ने देश के सभी क्षेत्रों में योगदान दिया है। आज सभी क्षेत्रों में, चाहे कला हो, लेखन हो या कविता हो, सबसे ज्यादा योगदान अल्पसंख्यकों से आया है और उर्दू भाषा में आया है। बॉलीवुड को शीर्ष पर ले जाने में मुस्लिम अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा योगदान है। हम उन्हें योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पैक्ट के मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के नागपुर में कहा कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को लगता है कि देश की आबादी एक बड़ा हिस्सा होने के बावजूद उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। विदर्भ मुस्लिम बौद्धिक मंच द्वारा यहां आयोजित भारतीय मुसलमानों ने पहले के मुद्दे नामक एक कार्यक्रम में पवार ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुसलमान समुदाय के सदस्यों को लगता है कि देश का इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद उन्हें उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है, जो वास्तव में एक वास्तविकता है। इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए कि उन्हें उनका उचित हिस्सा कैसे मिल सकता है। जिसका डर था वही हुआ, सही फैसला होगा इसका अब विश्वास नहीं रहा। शिवसेना खत्म नहीं होगी और ताकत से आगे बढ़ेगी। अब उद्धव चाहते हैं तो अपनी पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहेब कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जब कांग्रेस दो भागों में बटी थी तो इंदिरा गांधी के गुट ने कांग्रेस इंदिरा नाम से पार्टी का चुनाव चिन्ह सिलेक्ट किया था। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा तत्काल के लिए शिवसेना चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया जाने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। शरद पवार ने कहा कि मेरा दिल ये कह रहा था कि ऐसा कुछ होगा। अब चिन्ह रहे या ना रहे, चुनाव में आगे जाने की तैयारी दिखानी चाहिए। हमने भी अलग अलग चिन्हों के साथ चुनाव लड़ा है। घड़ी तो एनसीपी के 4-5 चुनाव चिन्हों से गुजरने के बाद मिली। चुनाव आयोग के इस फैसले से शिवसेना खत्म नहीं होगी, वे और ताकत से ऊपर आएगी। एनसीपी प्रमुख ने आगे कहा कि चुनाव चिन्ह से जुड़ा ये फैसला आने के बाद भी महाविकास अघाड़ी नहीं टूटेगी, हम साथ रहने वाले हैं। लेकिन अब शिवसेना का नाम शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ऐसा हो सकता है। कांग्रेस भी जब दो भागों में बटी थी तो उनके ऐसे ही दो नाम दिए गए थे। सत्ता का गलत इस्तेमाल करके कोई चुनाव लड़ने की कोशिश करता है तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वक्त हुआ है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। दीदी अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो।
वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। केरल में 1200 करोड़ की हेरोइन जब्त। बस्तर फ्लाइटर्स से आरक्षकों को मिले सीएम। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आइलैंड में पेट्रोल स्टेशन में ब्लास्ट। नेपाल की राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ी। रुक करते हैं आगे की खबरों पर विस्तार से। टीपू सुल्तान विवाद पर एआईएमआई के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन टीपू की विरासत को कभी मिटा नहीं सकती है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा ने टीपू एक्सप्रेस ट्रेन का नाम वोडियान एक्सप्रेस कर दिया था। किसी और ट्रेन का नाम वोडियार किया जा सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने जानबूझकर टीपू सुल्तान की विरासत को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं, भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कभी भी टीपू की विरासत को मिटा नहीं पाएगी। टीपू सुल्तान ने भाजपा को नाराज कर दिया क्योंकि उन्होंने उनके ब्रिटिश आकाओं के खिलाफ 3 युद्ध छिड़े थे। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मैसूर के सांसद प्रताप सिंहा के अनुसार के बाद टीपू एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर वाडियार एक्सप्रेस कर दिया है। आपके ट्विटर अकाउंट पर खबर साझा करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि शुक्रवार से लिए अच्छी खबर है, अब टीपू एक्सप्रेस के बजाय वाडियार एक्सप्रेस आपकी सेवा करेगी। मैसूर तालगुप्ता ट्रेन कुवेम्पू एक्सप्रेस होगी। इस प्रयास का समर्थन करने के लिए अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओवैसी ने कहा कि देश में जहां कहीं भी भाजपा की सरकार है, ऐसा लगता है कि मुसलमान खुली जेब में रह रहे हैं। मुसलमानों से ज्यादा सड़क के लिए सम्मान है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कल हैदराबाद में एक कार्यक्रम में बयान दिया था। गुजरात में गरबा कार्यक्रम में पथराव करने के आरोपी कुछ मुस्लिम व्यक्तियों को पुलिस द्वारा डंडे से पीटे जाने की घटना पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एक बयान में गुजरात की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत में आवारा कुत्तों का तो सम्मान है, लेकिन मुसलमानों का नहीं। ओवैसी ने कहा, देश में जहां कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां ऐसा लगता है कि जैसे मुस्लिम लोग एक खुली जेल में रह रहे हैं। मुसलमानों से ज्यादा तो वहां सड़क के आवारा कुत्तों का सम्मान है। यही नहीं, मदरसों को भी तोड़ा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में पुलिस ने मुस्लिम लोगों को तब पकड़ा जब ये कहा गया कि उन्हें नवरात्रि गरबा कार्यक्रम में भीड़ पर पथराव किया था। राज्य की पुलिस ने 300 से 400 लोगों के सामने मुस्लिम व्यक्तियों को खंभे से बांधकर डंडे से पीटा। वहां लोग नारे लगा रहे थे क्योंकि मुस्लिम पुरुषों को पीटा गया। दरअसल गुजरात के खेड़ा जिले से उंधेला गांव में कुछ दिन पहले नवरात्रि उत्सव के तहत आयोजित एक गरबा डांस प्रोग्राम में मुस्लिम समुदाय ने कुछ लोगों ने पथराव किया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित 7 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया था कि हमलावरों ने एक मस्जिद के पास गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया जाने पर आपत्ति जताई थी। कार्यक्रम का आयोजन उंधेला गांव के सरपंच ने नजदीक स्थित एक मंदिर परिसर में किया था।
पुलिस ने पथराव के आरोप में 13 हमलावरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इससे पहले इस मामले में टीएमसी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई थी। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने कहा कि ये शर्म की बात है कि एनएचआरसी ने इस मामले का खुद संज्ञान नहीं लिया। रुक करते आगे की खबर पर। केरल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और नेवी ने 200 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। यह ड्रग्स एक ईरानी जहाज से मिली है जो अफगानिस्तान से भारत लाई गई थी। इसका कुछ हिस्सा श्रीलंका में भी भेजा जाना था। इस तस्करी के पीछे पाकिस्तान के हादी सलीम नेटवर्क का हाथ है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीबन 1200 करोड़ रुपए की आंकी गई है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डीडीजी संजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये सभी ईरान के हैं। एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और डीडीजी संजय कुमार ने कहा कि इनकी पैकिंग वाटरप्रूफ है। इन पैकेटों को 7 लेयर में पैक किया गया था। ड्रग्स की सप्लाई पाकिस्तान के हादी सलीम नेटवर्क की तरफ से की गई थी। हादी सलीम भारत और अन्य देशों को हेरोइन, चरस, मेथाफेटामाइन सप्लाई करता है। आरोपियों के पास से 3 स्मार्टफोन जब्त किए गए हैं। इस मामले में अभी तक किसी आतंकी से कोई संबंध नहीं मिला है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे ईरान के कोणार्क इलाके के रहने वाले हैं। भारतीय तट रक्षक बल और गुजरात एटीएस ने गुजरात तट के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र से एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा। बोट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 350 करोड़ रुपए मूल्य की 50 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। आईसीजी ने अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी बोट अल साकार के चालक दल के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा IMBL के समीप की गई है। इस बोट को जाकू तट पर लाया जा रहा है। मामले की आगे जांच जारी है। पाकिस्तान बोट और मादक पदार्थ जब्त करने के ये इस साल की 6ठी कार्रवाई है, जबकि 1 माह से कम समय में दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले 14 सितंबर को एक पाकिस्तानी बोट से 200 करोड़ रुपए मूल्य की 40 किलो हेरोइन जब्त की गई थी। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बस्तर प्रवास के दौरान जगतपुर के लालबाग स्थित सशस्त्र पुलिस परीक्षण विद्यालय पहुंचकर बस्तर फाइटर्स के नवनियुक्त आरक्षकों से मुलाकात की। उन्होंने आरक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बस्तर में शांति सुरक्षा के साथ बस्तर के विकास में योगदान देना फाइटर्स के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है बस्तर के युवा इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर पूर्व में ही शांति के टापू के नाम से जाना जाता है, लेकिन लाल आतंक के कारण यहां विकास और प्रक्रिया थम सी गई थी। आज परिस्थिति बदल गई है और नक्सलवाद काफी हद तक सिमट गया है। अब जल्द ही ये अपने शांति के टापू के नाम को सार्थक करेगा। बस्तर के युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य शासन ने बस्तर फाइटर्स फोर्स में स्थानिक युवाओं की नियुक्ति की है, जिसमें संभाग के सभी जिलों के युवाओं को मौका मिला है। बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के स्थानीय युवाओं की भर्ती के लिए 2100 पद निकाले गए थे। स्थानीय युवाओं की भर्ती करने का प्रमुख उद्देश्य जनता के बीच विश्वास कायम करना था। अब इन युवाओं का आत्मविश्वास, जोश और जुनून देखकर बहुत खुशी हो रही है। पिछले कुछ सालों में बस्तर में विकास की एक नई बहार चली है। राज्य शासन ने बस्तर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर यहां शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर पूरा ध्यान दिया है, जिसके कारण ग्रामीणों में शासन के प्रति एक नया विश्वास, नया भरोसा जागा है।
छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर में धान खरीदी शुरू हो रही है। इसे लेकर सियासी दल एक्शन मोड में है। छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने धान खरीदी अच्छी तरह हो इसको लेकर शुभकामनाएं दी है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमेशा प्रदेश का किसान परेशान होता आया है, बारदाने की दिक्कत रही है, राइस मिलर को पेमेंट नहीं किए गए हैं। इस बार किसान परेशान न हो इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी तरफ शुक्रवार देर शाम धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडल की उपस्थिति की बैठक में एक बात हुई और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आगामी खरीफ वर्ष के किसानों के पंजीयन की व्यवस्था, धान खरीदी, कस्टम मिलिंग, बारदानों की उपलब्धता जैसे मामलों पर चर्चा की गई है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। 1 नवंबर से धान खरीदी व्यवस्थित ढंग से हो इसके सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार 110 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। मोर्चा की केंद्रीय कार्य समिति की विस्तारित बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। 2024 और 25 की तैयारी जो भाजपा वाले करते हैं, मोर्चा का एक कार्यकर्ता हर वक्त रात और दिन वह सोते जागते जंग की तैयारी में ही रहता है। संघर्ष और जंग हमारी पृष्ठभूमि में ही है, इससे कोई कभी पीछे नहीं भागता। झारखंड की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर भाजपा का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि वे हमें मनोवैज्ञानिक चोट देना चाहते हैं, हम उनका षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि साजिश सफल नहीं होगी, अब उनके पास बचा क्या है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय समिति की बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे विरोध की नहीं, विकास की राजनीति करते हैं। कार्यकर्ता राज्य सरकार की योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाएंगे, योजनाओं की निगरानी भी करेंगे, यह भी ख्याल रखेंगे कि योजनाएं धरातल पर उतरे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। कार्यकर्ताओं को इससे जुड़कर लोगों तक लाभ पहुंचाने को कहा गया है। कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम जहां हैं वही इन्हीं सिपाहियों की वजह से है। कार्यकर्ताओं को भी सरकार से उम्मीद रहती है। झारखंड सरकार अपने 2 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को त्योहारी तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इसका महंगाई भत्ता बढ़ाकर मूल वेतन का 34% से 38% कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 500 रुपए से लेकर अधिकारियों को 9,000 रुपए तक का फायदा होगा। कर्मचारियों के साथ ही पेंशनरों का महंगाई भत्ता भी 34% से बढ़ाकर 38% करने की तैयारी की गई है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। नवंबर में मिलने वाले अक्टूबर के वेतन से यह बढ़ोतरी मिलने लगेगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर दिया जाएगा। यह एरियर कर्मचारियों को वेतन खाते में दिया जाएगा, उनके जीपीएफ खाते में डाला जाएगा। इस पर मंथन चल रहा है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने से राज्य के खजाने पर अक्टूबर से लेकर मार्च तक हर महीने 42 करोड़ रुपए अधिक खर्च होंगे। बढ़े हुए डीए पर कुल मिलाकर अक्टूबर मार्च की अवधि में लगभग 250 करोड़ और सालाना 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी वेतन और पेंशन पर कुल मिलाकर हर महीने लगभग 1,700 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आगे लगभग 1,742 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को सहमति दे दी है। राज्य मंत्रिपरिषद की सहमति के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। झारखंड सरकार के कर्मचारियों को 4% डीए की बढ़ोतरी होने पर एरियर की राशि 1,500 रुपए से लेकर 30,000 तक मिलेगी। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे रफ्तार खबरें। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grade mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास. The Sleep Company mattress is Log on to the sleepcompany.in.
मध्य प्रदेश में 6 साल से प्रमोशन की आशा लगाए कई कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, मगर जो नहीं रिटायर हुए हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आगामी विधानसभा के मद्देनजर शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को प्रमोशन देने का रास्ता निकाल लिया है। दीपावली पर ऐसे कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी हो चुकी है। अध्यक्षता में वरिष्ठ प्रदेश के करीब 3.5 लाख अधिकारी कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा। कैबिनेट में जाने वाले प्रस्ताव में जब अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर होगा, इसके लिए सीआर में क्लास 1 के अफसर को 15 और क्लास 2 को 14 और क्लास 3 को 12 अंक लाना जरूरी होगा। पदोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। पहले विधि विभाग ने जेडीए के प्रमोशन के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति लगाकर लाखों अधिकारियों कर्मचारियों के प्रमोशन के सपने पर पानी फेर दिया था। विधि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों को हवाला देते हुए जीएडी के प्रस्ताव पर सवालिया निशान खड़े किए थे। इसके बाद जीएडी ने कानून विभाग की आपत्तियों का निराकरण करके नए सिरे से प्रस्ताव बनाकर दोबारा विभाग को भेजा था। इन दिनों मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज है। इन सब बातों पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने विराम लगा दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ेगी। मालवा निमाड़ में पार्टी की अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भाजपा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह बात मांडू में चल रहे भाजपा के प्रादेशिक प्रशिक्षण शिविर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के आधार पर प्रशिक्षण की अनावश्यकता हमेशा बनी रहती है। भाजपा में इस तरह से आयोजन हमेशा होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में निर्णय लोकतांत्रिक और सर्वसम्मति से होते हैं। हमारे यहाँ परिवारवाद जैसी कोई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में लगातार नेतृत्व परिवर्तन जैसी बातें सामने आने से जुड़े एक सवाल के विषय में राष्ट्रीय महासचिव विजय वर्गीय ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में न पहले था और न अभी हूं। मैंने कभी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं की है। अगला चुनाव शिवराज सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को एक राष्ट्रीय पार्टी शुरू करने के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि केसीआर ने तांत्रिकों की सलाह पर अपनी पार्टी टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर देना चाहिए। सीतारमण ने कहा कि टीआरएस का गठन तेलंगाना की भावना को पूरा करने के लिए किया गया है, लेकिन केसीआर अपने पूरा करने में विफल हो रहे हैं। उस समय यह कहा गया कि तेलंगाना राज्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए धन, पानी और नियुक्ता प्राथमिकताएं देता है। यह भी कहा गया है कि सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण होगा, लेकिन 2014 से 2018 तक 4 साल में लिए टीआरएस सरकार में एक भी महिला मंत्री नहीं थी। केसीआर ने राष्ट्र समिति की शुरुआत की थी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में उनका पहला कदम है। केसीआर द्वारा नाम परिवर्तन और नई पार्टी का शुभारंभ हैदराबाद में पार्टी मुख्यालय तेलंगाना भवन में मंत्री, सांसदों और विधायकों, एमएलसी और जिला स्तर के समन्वय के सहित अन्य नेताओं के साथ किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जब वह एबीवीपी के नेता बनकर असम गए थे, तब तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री हितेश्वर सेकिया ने कई बार उन्हें पिटवाया था। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 70 साल के कांग्रेस के शासन के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा और अराजकता की ही थी और कोई शांति दिख नहीं रही थी। गुवाहाटी में पार्टी के नवनिर्मित राज्य कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे और केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि हम आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में विश्वास रखते हैं, जिससे सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम जैसे कानूनों की आवश्यकता न हो।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि यदि पार्टी की उनकी सरकार में सत्ता में आएगी तो आपसा वापस ले लेगी। उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि सुरक्षा बलों को मजबूत करने की जरूरत है। शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य में शांति स्थापित की है। राज्य में 9000 लोगों ने हथियार डाल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक बजट को 3 गुना कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होने वाली है और 24 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष व पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के MDMC कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक होगी, जिसमें खुले अधिवेशन में रखे जाने वाले प्रस्तावों पर चर्चा होगी। आज दिल्ली के तालकोटा स्टेडियम में राजद की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में खुले अधिवेशन में पास प्रस्ताव की चर्चा हो जाएगी। राजद राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मूल्य एजेंडा भाजपा को सत्ता से बेदखल करना होगा। प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया कि पूरे देश को संदेश देने के लिए बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया है। इस बैठक में अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया, बैठक में शामिल होने के लिए कई बड़े नेता दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अनुमान से मुताबिक आज होने वाले बैठक में 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। वह आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 5,000 लोगों को पहुंचाने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निजी सचिव से रेलवे में कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की। मामला उस वक्त का है जब तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। उन्होंने बताया कि संजय, जिन्होंने 2015 में डिप्टी सीएम के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान तेजस्वी के पीएस के रूप में भी काम किया था, उन्हें पहले भी तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सीबीआई की नोटिस को चुनौती दी थी। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया है कि आरोपियों ने तत्कालीन महाप्रबंधक मध्य रेलवे और सीपीओ मध्य रेलवे के साथ साजिश में लोगों के अपने नाम पर, अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर जमीन के बदले में सब्सिट्यूटर तौर पर रखा हुआ था। एजेंसी ने दावा किया कि लालू प्रसाद यादव के केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान तत्कालीन शिविर कार्यालय 10 सर्कुलर रोड पटना से एक हार्ड डिस्क मिली हुई है। इसमें कार्यालय के दौरान रेलवे में रखे गए 1400 से आसपास उम्मीदवारों की सूची थी। आरोप है कि पटना बिहार के निवासियों को रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी पदों पर उनको नियुक्त किया गया था। इनको 2004 से 2009 की अवधि के दौरान नियमित किया गया था। सैनिक कल्याण विभाग के तहत पुलिस विभाग में पूर्व सैनिकों के कोटे से पद भरने के लिए पूर्व सैनिक रोजगार से हमीदपुर में आज और कल साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार में 31 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक सेना निवृत्त हुए पूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं। हालांकि पूर्व में विभाग में सेवानिवृत्ति की कट ऑफ तिथि 31 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई। दिसंबर 2021 तक रिटायर हुए पूर्व सैनिक पुलिस विभाग में आरक्षित रहने और चालकों के पद के लिए साक्षात्कार दे सकते हैं। अक्टूबर को जिला बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, ऊना, मंडी और सिरमौर के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार होने हैं और 11 अक्टूबर को कांगड़ा, शिमला, सोलन, कुल्लू और लाहौर स्पीति और कन्नौर के पूर्व सैनिकों के साक्षात्कार होने की खबर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्र की 45 से कम और लंबाई 5 फीट 4 इंच से कम नहीं होनी चाहिए और इस साक्षात्कार में वह अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे जो पिछले साक्षात्कार में आ चुके हैं और उनके नाम प्रतीक्षा सूची में है। जो अभ्यर्थी निर्धारित की गई तिथि तक सेवानिवृत्त हुए हैं उनको ही ये लाभ मिल सकता है।
जम्मू कश्मीर के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के अभिभावकों को अपनी जेब ढीली करनी होगी। सरकारी शुल्क निर्धारण समिति के जम्मू और कश्मीर दोनों विभागों में निजी स्कूलों के लिए परिवहन शुल्क में 14% की बढ़ोतरी हुई है। समिति ने कहा कि बढ़ोतरी मार्च 2022 से लागू हो जाएगी और समिति ने कहा है कि विभिन्न हितधारक द्वारा प्रदान की गई जानकारी शहरी, ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवहन शुल्क के बीच एक बड़ा अंतर दिखाती है। समिति ने आदेश के मुताबिक ध्यान में लाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूल 4 किलोमीटर की दूरी पे है और 600 रुपये प्रति माह चार्ज कर रहा है। दूसरा स्कूल 0.8 किलोमीटर के लिए है और 600 रुपया चार्ज कर रहा है, जबकि अन्य स्कूल 7 किलोमीटर के लिए है और 700 रुपये चार्ज कर रहे हैं। समिति ने हालांकि कहा कि शहरी क्षेत्रों के कुल स्कूल प्रतिमाह 2000 रुपये तक परिवहन या बस शुल्क ले रहे हैं और कुछ मामलों में 2000 रुपये से अधिक ले रहे हैं। आदेश में कहा गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूल के ड्राइवर और सहायकों के वेतन गठन में अंतर है। समिति ने आगे बढ़ाया कि परिवहन की अधिकांश वस्तुएं और खर्च लगभग सभी स्कूलों में समान है और इस प्रकार का एक वर्ग का गठन करते हैं। अभिनेत्री शहनाज गिल के पिता संतोख सिंह गिल को देर रात तक अज्ञात मोबाइल नंबर से जान से मारने की धमकी आई। शनिवार को संतोष गिल ने अमृतसर ग्रामीण को शिकायत दी और गिल ने कहा कि कल मुझे हैप्पी नाम के एक शख्स का फोन आया था और जिसे मुझे दिवाली से पहले जान से मारने की धमकी दी है। मुझे लगता है कि मुझे निशाना बनाना चाहते हैं क्योंकि मैं एक हिंदू नेता हूं। उन्होंने कहा कि अगर मैं खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा हूं तो पंजाब छोड़ दूंगा और चंडीगढ़ या मुस्लिम इलाके में या मुंबई में शिफ्ट हो जाऊंगा। कुछ दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी न हुई तो मैं पंजाब छोड़ दूंगा। अमृतसर की एसपी जसवंत कौर ने कहा कि हमें संतोष गिल की शिकायत मिली हुई है और उनके पास पहले से ही 2 गनमैन है और आज एक और गनमैन मुहैया करवाया गया है। संतोख गिल ने बताया कि किसी काम के सिलसिले में अपनी कार में सवार होकर वो जा रहे थे और इस बीच मोबाइल पर किसी अज्ञात नंबर से फोन आया था। कॉल करने वाले उन्हें धमकाते हुए कहा कि वह उन्हें दिवाली से पहले जान से मार देगा। कॉल करने वाले ने धमकाते हुए वो भी कहा कि उन्हें गोली से नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े करके मार देगा। हरियाणा की सबसे हॉट सीट आदमपुर में उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह के बाद भाजपा ने भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई उपचुनाव में जीत के सहारे भव्य बिश्नोई की विधानसभा में एंट्री करवाना चाहते हैं। खुद कुलदीप बिश्नोई, उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी पहली बार उपचुनाव में जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे थे। अब भव्य की एंट्री की तैयारी शुरू हो चुकी है। 24 सालों में आदमपुर विधानसभा में यह चौथा उपचुनाव होगा। अभी तक हुए 3 उपचुनाव में भजनलाल परिवार ने सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लड़ते हुए जीत हासिल की थी। पहली बार सत्ता पार्टी के साथ उपचुनाव लड़े थे। केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को हार झेलनी पड़ी थी और दुष्यंत चौटाला दूसरे स्थान पर रहे थे। भाजपा सांसद ब्रजेंद्र को 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और दुष्यंत चौटाला को 2 लाख से ज्यादा वोट पर उनको वोट मिल पाए थे और जबकि भव्य बिश्नोई को 1,84,000 के आसपास वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भजनलाल परिवार को पहली बार अपने बूथ आदमपुर में हार का सामना करना पड़ा। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा 90 के दशक में ही घुसपैठ को लेकर संवेदनशील रही है। पिछले 3 दशक में पाकिस्तान ने हर बार पैतरे बदलकर घुसपैठ करवाने की कोशिशें की है। 3 दशक के बीच सीमा पार नदी नालों से फिर तालबंदी को काटकर और उनके बाद सुरंगों के जरिए घुसपैठ की गई। अब आसमान के रास्ते हो रही घुसपैठ सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। शिवसेना के सिंबल धनुष और 3 चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे और ठाकरे गुट में जारी घमासान के बीच आयोग ने शनिवार को पार्टी के इस सिंबल को फ्रीज कर दिया।
2 दिवसीय रुद्रप्रयाग जनपद प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार सुबह भ्रमण पर निकले। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह 2022 की नीलामी की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। स्मृति चिन्हों की यह नीलामी अब 12 अक्टूबर को होगी। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने मुकदमे में 2 और धाराएं जोड़ी। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। आयरलैंड के डोनेगल में एक गैस स्टेशन में ब्लास्ट हो गया। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी रात को हुई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इन हादसे में 10 लोगों ने जान गंवा दी है। एक अधिकारी डेविड केली ने कहा कि नॉर्थ वेस्ट आयरलैंड में डोनेगल काउंटी के एक छोटे से गांव क्रिस्टोल में एप्पल ग्रीन पेट्रोल स्टेशन पर धमाका हुआ और यह धमाका इतना भयानक था कि आसपास की कुछ इमारतें तबाह हो गई। साथ ही घटनास्थल पर खड़ी कारें मलबे में तब्दील हो गई। इसमें 3 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। डेविड केली ने कहा कि पेट्रोल स्टेशन पर हुई धमाके की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। घटना पर आयरिश प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया और विनाशकारी विस्फोट के बाद क्रिस्टलों से पूरे समुदाय के प्रति हमारी संवेदना है। हम उनके साथ हैं। सभी आपातकालीन सेवाएं इस दर्दनाक स्थिति से निपटने के लिए काम कर रही है। यह घटना एक त्रासदी है। ब्लास्ट के बाद पेट्रोल स्टेशन और आसपास की बिल्डिंग तबाह हो गई। कई लोग मलबे में दब गए। रेस्क्यू के लिए इमरजेंसी सर्विस की टीमें बुलाई गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही थी। चीफ एम्बुलेंस ऑफिसर जे मैकगोवन ने कहा था कि शनिवार यानी 8 अक्टूबर को मलबे से 7 लोगों के शव बाहर निकाले गए थे। अब तक 10 शवों को निकाला गया है। हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए 8 से 10 एम्बुलेंस बुलाई गई थी। रूस को क्रीमिया के जोड़ने वाले कर्च रेलवे ब्रिज जोरदार धमाके के बाद तबाह हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिज में धमाका शनिवार सुबह 6 बजे के करीब हुआ था। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। इस ब्रिज को क्रीमिया पर रूस के कब्जे के सिंबल के तौर पर देखा जाता है। धमाके पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस में एडवाइजर हेड माइखाइलो पोडोलियाकी ने ट्वीट कर कहा कि क्रीमिया ब्रिज शुरुआत है। रूस को यूक्रेन से चुराई गई हर चीज वापस करनी होगी। हर अवैध चीज नष्ट होगी। हर उस चीज को खारिज किया जाएगा जिस पर रूस ने कब्जा जमाया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच कर्च ब्रिज का क्षतिग्रस्त हो जाना रूस के लिए बड़ा झटका है। यह रेलवे ब्रिज यूक्रेन में रूसी सैनिकों तक लॉजिस्टिक्स सप्लाई करने का मुख्य मार्ग है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ब्रिज पर हुए इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। ब्रिज में धमाके के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें फ्रेट ट्रेन के कई फ्यूल टैंक और रेलवे लाइन में आग लगी हुई है। रोडवे ब्रिज का एक हिस्सा समुद्र में गिरा है। रूस की नेशनल एंटी टेररिज्म कमेटी एनएससी ने बताया कि धमाका ब्रिज के रोड के वेस्ट साइड पर हुआ है। विस्फोट कार्गो व्हीकल में हुआ था। इसके बाद फ्रेट ट्रेन के 7 फ्यूल टैंक में आग लग गई। ट्रेन क्रीमिया की ओर जा रही थी। धमाके से रोडवे ब्रिज के 2 सेक्शन को नुकसान पहुंचा है। क्रीमिया के पार्लियामेंट स्पीकर व्लादिमीर कॉन्स्टेंटिनोव ने कहा कि धमाके के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ब्रिज को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। जल्द ही मरम्मत हो जाएगी। क्रीमिया के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिज पर हुए हमलों से सरकारी जांच के आदेश दिए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। 61 साल की विद्या देवी ने तबियत शुक्रवार से खराब चल रही थी। राष्ट्रपति के पर्सनल सेक्रेटरी भेषराज अधिकारी ने बताया कि शनिवार को विद्या देवी की सेहत अधिक बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें काठमांडू के महाराजागंज स्थित त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के टीचिंग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। भंडारी को आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर विजयादशमी के मौके पर देखा गया था, जब वो अपने परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन शीतल निवास के गार्डन में टीका और प्रसाद कार्यक्रम में शामिल हुई थी।
पिछले सितंबर में भंडारी को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने शोकॉज नोटिस जारी किया था। सुप्रीम ने उनसे पार्लियामेंट्री के दोनों हाउस से पास सिटीजनशिप बिल को प्रमाणित नहीं करने का कारण पूछा था। जस्टिस हरिप्रसाद कुअल की सिंगल बेंच ने राष्ट्रपति कार्यालय को 15 दिनों के अंदर कारण बताने का आदेश दिया है। दरअसल सिटीजनशिप को 14 अगस्त को दूसरी बार राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। नेपाल के संविधान के मुताबिक अगर किसी बिल को दोबारा मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो उन्हें 15 दिनों के अंदर उस पर निर्णय लेना होता है। कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद राष्ट्रपति के पॉलिटिकल एडवाइजर लाल बाबू यादव ने बताया कि भंडारी ने संविधान की रक्षा के लिए सिटीजनशिप बिल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति के मुताबिक बिल में महिलाओं के साथ भेद किया है, इसमें सिंगल फेडरल का भी प्रावधान नहीं है। विद्या देवी ने साल 1979 में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। वो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति है। साल 2015 को पहली बार उन्हें राष्ट्रपति के लिए चुना गया था। 2018 में वो राष्ट्रपति बनी। अगले साल की शुरुआत में उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के मंत्री और इमरान की पार्टी के सीनियर मिनिस्टर अब्दुल उल्लाह बेग को शुक्रवार को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था। समझौते के बाद आज उन्हें रिहा कर दिया गया है। बेग इस्लामाबाद के गिलगित की ओर जा रहे थे। इस दौरान उन्हें पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक तालिबान के आतंकवादियों ने उन्हें किडनैप कर लिया था। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट मिनट मिरर ने बताया कि तहरीक तालिबान के आतंकवादियों ने अबैद के साथ 2 और लोगों का अपहरण भी किया था। इसके बाद शनिवार 8 अक्टूबर को समझौते के बाद उन्हें रिहा किया गया। पाकिस्तान के जियो टीवी के मुताबिक बेग अपने घर ही सही सलामत पहुंच चुके थे। उबैद उल्लाह बेग इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ के टिकट पर गिलगित बाल्टिस्तान के हुंजा से जीते थे। अबैद के बदले में तहरीक तालिबान के कमांडर हमीद ने आतंकवादी हबीब उर रहमान समेत 6 आतंकियों की रिहाई मांगी। इसके लिए हमीद ने गिलगित बाल्टिस्तान सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके अलावा तहरीक तालिबान ने गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत में लड़कियों की खेल गतिविधियों पर रोक लगाने और इस्लामिक कानून लागू करने की भी मांग की थी। गिलगित बाल्टिस्तान सरकार के पूर्व प्रवक्ता फैजुल्लाह फराह ने बताया कि बेग की हिरासत के दौरान उन्होंने अबैद उल्लाह बेग से बात की थी और उनकी रिहाई के लिए बातचीत चल रही है। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर द डॉन के मुताबिक हबीब उल रहमान गिलगित बाल्टिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक है। हबीब ने 2013 में पुलिस के भेष में आकर नंगा पर्वत पर 10 विदेशियों की हत्या की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तहरीक तालिबान काफी समय से अपने साथियों को रिहा करने की मांग कर रहा है। इसमें कई ऐसे हैं जिन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान में आतंकी वारदातें की है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि आतंकवादियों की मांगें पूरी की गई या नहीं। शिवसेना के सिंबल धनुष और तीर चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे और ठाकरे गुट में जारी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने शनिवार को पार्टी के इस सिंबल को फ्रीज कर दिया है। दोनों गुटों से कोई भी उपचुनाव में ये चुनाव चिन्ह तीर धनुष का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेश मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि दोनों अपने लिए एक नाम का चुनाव कर सकते हैं और ये नाम शिवसेना से मिलता जुलता हो सकता है। उपचुनाव में दोनों गुट अपने लिए चुनाव आयोग की दी गई लिस्ट में से कोई चिन्ह चुन सकते हैं। उन्हें 10 अक्टूबर तक उनमें से कई एक चिन्ह चुनकर आयोग को बताना होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में दोनों गुट उसी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ पाएंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले को उद्धव गुट ने अन्याय बताया है। इधर उपचुनाव में पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने आज अपने नेताओं के साथ बैठक भी करी है। उपचुनाव से पहले शिवसेना के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने को ठाकरे गुट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ना होगा। उद्धव ठाकरे इस मामले में 9 अक्टूबर को 12 बजे अपने नेताओं के साथ बैठक की और यह बैठक उनके घर मातोश्री में होगी और वही सीएम एकनाथ शिंदे अपने मंत्रियों और सांसदों के साथ शाम 7 बजे वर्षा में बैठक की।
चीन सरकार अपने खिलाफ जा रहे हर व्यक्ति का मुंह बंद रखना चाहती है, चाहे वो युवा हो या रिटायर हो। इसके लिए उसने अलग तरह का कदम उठाया है। सरकार रिटायर हो चुके लोगों को ही पहचान कर उन्हें अहम जिम्मेदारियां देकर अपने पक्ष में करना चाहती है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन 16 अक्टूबर को होने वाला है। इससे पहले कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेवानिवृत्त कार्यकर्ताओं को नकारात्मक राजनीतिक भाषण देने से रोक लिया है। इसके साथ ही पार्टी के सेवानिवृत्त सदस्यों का एक ग्रुप बना दिया है, जिसमें पार्टी को मजबूत करने की अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जिनपिंग के विरोधी कहे जाने वाले 105 साल के सोंगपिंग को सम्मेलन से पहले पोलिट ब्यूरो स्थायी समिति के सदस्यों का प्रमुख बना दिया गया है। इससे जिनपिंग का कोई विरोध नहीं होगा और उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए समर्थन मिल जाएगा। ऐसा होने पर वे पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग के 1976 में निधन के बाद ऐसा समर्थन पाने वाले पहले व्यक्ति बन जाएंगे। 96 साल में जियांग जेमिन ने 2002 में पार्टी के नेता के रूप में पद छोड़ दिया, लेकिन 2004 तक सैन्य प्रमुख बने रहे और लंबे समय तक पद के लिए पीछे से तार खींचते रहे। इसके अलावा भी 57 बुजुर्गों को सेना और अन्य गोपनीय दस्तावेज देखने का अधिकार था। दो दिवसीय रुद्रप्रयाग जनपद प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार सुबह भ्रमण पर निकले। उन्हें इस तरह देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस दौरान सीएम धामी तिलवाड़ा केदारनाथ मार्ग पर स्थित स्थानीय व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर पहुंचे और यहां स्थानीय लोगों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के बीच चाय के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस तरह अपने बीच पाकर लोगों में भारी उत्साह नजर आया। रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान भारी बारिश के बावजूद सीएम सैर पर निकले और स्थानीय लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने यात्रिकों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने पूरी ढाबे में कार्यरत विजय पंवार से भी बातचीत की। सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग जनपद के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और निकाय अध्यक्ष व सभासदों को संवाद करते हुए कहा कि हम सब जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जिम्मेदार लोग हैं। हमारा दायित्व है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और मनोयोग से करें। तिलवाड़ा में आयोजित संवाद कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों को देहरादून की दौड़ नहीं लगानी पड़े, इसके लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी। सीएम ने कहा कि हम सभी लोगों का एकमात्र उद्देश्य विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में जनप्रतिनिधियों की भूमिका सराहनीय रही। इसी तरफ से हमें जन समस्याओं के निस्तारण के लिए भी डटकर कार्य करना होगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए मिलकर कार्य करना होगा। भर्तियों की धांधली में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। धांधली के तालाब के इन मगरमच्छों पर शिकंजा कसने के लिए एटीएस ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। कई वीआईपी की गवाही भी ले जा चुकी है, जबकि कुछ और जांच के दायरे में आ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक एक पूर्व सीएम के ओएसडी भी एसटीएफ के रडार पर है। इनसे भी जल्द पूछताछ की जाएगी। शुरुआत में इन्हें भी सरकारी गवाह बनाए जाने की बात चल रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप खबरों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।